आज के मुख्य समाचार। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे दिल्ली में ईडी के कार्यालय में हाजिर हो। हरदोई में शख्स बना हैवान, दहेज की मांग को लेकर नवजात बच्चे और पत्नी को घायल किया। करीब 2.5 साल बाद आरे जंगल का जिन एक बार फिर बाहर आ चुका नई सरकार के साथ। पटना से खौफनाक मामला, एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार डाला। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाले के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को 5 जुलाई को दिल्ली तलब किया है। संजय पांडे ने 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी। फिर जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वे पुलिस सेवा में वापस आ गए और उन्होंने फर्म में अपने बेटे और मां को निदेशक बना दिया। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। 2010 और 2015 के बीच एसेक्स सर्विसेज पीवीटी ईटीडी नाम की फर्म को एनएसई सर्वर और सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसी मामले को लेकर पहले इसमें सीबीआई ने जांच की थी और अब ईडी जांच कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए संजय पांडे को ईडी ने तलब किया है। बता दें कि को लोकेशन घोटाला से जुड़े डार्क फाइबर मामले में सेबी ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण पर भी जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपए व 2 पूर्व अधिकारियों सुब्रमण्यम आनंद और रवि वाराणसी पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने इसी मामले में भी 2 वेल्थ ब्रोकर्स पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2014-15 का है। गौरतलब है कि यह मामला एनएसई में डार्क फाइबर के रूप में कुछ ब्रोकिंग कंपनियों को अन्य सदस्यों के मुकाबले सूचना प्राप्त कराने को लेकर है। इसमें दूसरे सदस्यों की तुलना में को लोकेशन सुविधा से जुड़ने की सुविधा दी गई थी। नेटवर्क संपर्क के रूप में डार्क फाइबर या यूनिट फाइबर का अर्थ ऐसे नेटवर्क से है जो पहले से उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। यह सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से जुड़ा नहीं होता है और उनके माध्यम से आंकड़ों का प्रवाह नहीं होता तथा यह फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। हरदोई उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक शख्स हैवान बन गया और दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गनीमत यह रही कि जब यह शख्स अपनी बीवी और बच्चे को सड़क पर पीट रहा था, तभी वहां से कार पर सवार होकर गुजर रहे शख्स ने बीच बचाव करके दोनों को अलग कराया। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला और उसके बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कह रही है। पति के दबंगई का यह पूरा मामला हरदोई जनपद के पचदेवरा थाना इलाके का है। दरअसल लोनार कोतवाली इलाके के सब्दपुर गांव की रहने वाले संतराम की बेटी अंकिता का विवाह 1 साल पहले शाहजहांपुर जनपद के कांठ थाना क्षेत्र के विक्रमपुर के रहने वाले हरेंद्र सिंह उर्फ रमन के साथ हुआ था। संतराम का कहना है कि उसने अपनी बेटी की शादी में हैसियत के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए का दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे और ऑल्टो कार की मांग को लेकर लगातार उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों की तरफ से विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी बेटी इस समय मायके में रह रही थी। आरोप है कि 29 जून को हरेंद्र उसके घर आया और अंकिता को यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसको दीदी के घर घुमा लाएगा। आरोप है कि जब वह पचदेवरा थाना से 1 किलोमीटर आगे पहुंचा था, वहां पर उसने अंकिता और उसके नवजात बच्चे को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे दोनों को काफी चोटें आईं। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव का कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुंबई में करीब 2.5 साल बाद आरे जंगल का जिन एक बार फिर बाहर आ चुका है। सरकार वापस आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनवाने की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है, जबकि विपक्ष और कुछ एक्टिविस्ट इसके खिलाफ फिर से उसी तरह से विरोध प्रदर्शनों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर यह विवाद पर्यावरण की रक्षा से ज्यादा राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक एजेंडे से चीजों को बढ़ाते नजर आ रही हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि यह पूरा विवाद है क्या और अभी यह फिर से किस वजह से शुरू हुआ है। मुंबई के आरे जंगल को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष के साथ साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी आमने सामने हैं। दरअसल महाराष्ट्र में निजाम बदल चुका है और उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है।
इसके बाद प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की लीगल टीम से कहा है कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचना दे कि सरकार मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में स्थानांतरित करेगी। इसी के बाद से इसका वापस विरोध शुरू हो गया है। दरअसल 30 जून को नई सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे की नई सरकार की यह कुछ पहले फैसलों में से एक है। रविवार को पर्यावरण बचाने के नाम पर आम आदमी और शिवसेना के समर्थन से मुंबई में मेट्रो कार शेड पर महाराष्ट्र सरकार के बदले रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार ने मेट्रो कार शेड को आरे से कंजूरमार्ग स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन गुरुवार को शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद फडणवीस ने राज्य सरकार की मंशा बदलने की सूचना हाई कोर्ट को देने का आदेश जारी कर दिया। वैसे यह जानना जरूरी है कि ठाकरे सरकार के फैसले का विरोध भी हो रहा था और एमएनएस इसे कंजूरमार्ग ले जाने के खिलाफ झंडा उठा चुकी थी। 1287 हेक्टेयर में फैला आरे कॉलोनी मुंबई के संजय गांधी नेशन पार्क के पास में है। इसकी हरियाली की वजह से इसे मुंबई का फेफड़ा भी कह दिया जाता है। 2019 में तत्कालीन बीजेपी शिवसेना सरकार 33.5 किलोमीटर के कोलाबा बांद्रा स्पीड अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरे मिल्क कॉलोनी में कार शेड का निर्माण करना चाहती थी। इसके खिलाफ कुछ नागरिक और ग्रीन एक्टिविस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से इनकी याचिकाएं खारिज होने के बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले पेड़ों को गिराना शुरू कर दिया। बीएमसी ने मेट्रो लाइन 3 के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन को 2700 तक पेड़ काटने की इजाजत दी थी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का दावा है कि मुंबई के लोगों के लिए आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए छोटे से इलाके में ऐसा करना जरूरी है। 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मुंबई के विकास के लिए आवश्यक बताया था। अब फडणवीस ने कहा है कि वो मेट्रो कार शेड के मुद्दे पर उचित फैसला लेंगे, जिसमें पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के फैसले और मुंबईकरों के बेहतर हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने ट्वीट भी किया है, यह कोई अहम का मसला नहीं है। उनका कहना है, यह जंगल को बर्बाद करने का मामला नहीं था, यह मामला कोर्ट में था। ये हाई कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट में गया और सभी की ओर से मंजूरी मिली। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने कैसे इलाके में कुछ होटलों को मंजूरी दे दी है। देवेंद्र फडणवीस का यह भी कहना है कि मेट्रो 3 लाइन का संचालन बिना कार शेड के नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे ने इसके लिए कंजूरमार्ग में 102 एकड़ का प्लॉट प्रस्तावित किया था, जो कि एक विवादित संपत्ति है। डिप्टी सीएम के अनुसार अगर काम शुरू भी हो जाए तो भी इसे पूरा होने में 4 साल लगेंगे। उनका कहना है कि जबकि इससे आरे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस साइट को मंजूर किया हुआ है, जो कि 25% पूरा हो चुका है। 2019 में भाजपा की एक नेता शाइना एनसी ने कहा था, हम आरे की सिर्फ 2% जमीन ले रहे हैं और इसके बदले पूरे महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं। वैसे दिलचस्प बात है कि उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री रहते हुए 2019 में सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कार शेड को शिफ्ट करने का समर्थन किया था। पर्यावरणविद आरे कार शेड प्रोजेक्ट का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि हरियाली और जैव विविधता के साथ खिलवाड़ करके विकास के कार्य नहीं किए जा सकते। 2019 मुंबई के एक पर्यावरण संगठन वनशक्ति ने इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और आरे कॉलोनी को भारतीय वन अधिनियम 2027 के तहत रिजर्व वन या संरक्षित वन का दर्जा देने की मांग की थी। पेड़ गिराए जाने का काफी विरोध हुआ था और कई लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद धारा 144 लगाना पड़ा था और तब करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने शिंदे सरकार के ताज़ा फैसले की आलोचना की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, पर्यावरण को देखते हुए ही कंजूरमार्ग में कार शेड बनाना प्रस्तावित किया गया है, लेकिन फिर से आरे में कार शेड बनाने पर जोर देना ऐसा ही है जैसा कि मुंबईकरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। पटना। बिहार की राजधानी पटना से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के उतार डाला। आरोपी ने दोस्तों संग मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के पराये मर्दों के साथ संबंध हैं। इस बात को वह झेल नहीं पा रहा था, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूनी प्लानिंग की और हत्या कर दी। बाद में पत्नी के शव को बोरे में बंद करके फेंक दिया। पुलिस ने पति समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पटना के मसौड़ी थाना इलाके का है। बीती 23 जून को पुलिस ने नदी किनारे से एक प्लास्टिक के बोरे से महिला के शव को बरामद किया था। कुछ दिनों तक लगातार छानबीन के बाद पुलिस ने महिला की पहचान कर ली। महिला की पहचान खुशबू कुमारी पत्नी सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई। पहचान करने के बाद पुलिस ने जब पति से बात की तो शक हुआ, जिसके आधार पर उसे हिरासत में ले लिया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी पति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपनी पत्नी के गलत चरित्र से काफी ज्यादा नाराज था। तंग आकर उसने पत्नी को मारने का प्लान बनाया। इस प्लान में उसने अपने दोस्तों को भी शामिल किया। एक दिन मौका पाकर आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपने दोस्तों संग मिलकर उसके शव को नदी किनारे फेंक दिया। पति से पूछताछ के पुलिस ने हत्या में शामिल अन्य 4 आरोप ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।